हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल चाणक्य विद्यापीठ पावली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हमारा जो सिलेबस है 12th का फिजिक्स का वो किस तरीके से चलने वाला है उसके अंदर से थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो 12th का जो सिलेबस है उसका जो 50% जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आवेश से संबंधित है, यानी कि हमारे को आवेश को सीखना बहुत जरूरी है। पहले हमारे को आवेश के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आवेश के बारे में कैसे चलेगा हमारा टॉपिक। जैसे कोई भी एक आवेश है, अपने पास में, ठीक है, तो आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, आवेश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। कि जब भी कोई भी आवेश होगा तो आवेश के दो कंडीशन हो सकती है, या तो आवेश होगा वो स्थिर अवस्था के अंदर होगा, या तो आवेश होगा वो स्थिर अवस्था के अंदर होगा, या फिर जो आवेश होगा वो गतिशील अवस्था में होगा, या फिर जो आवेश होगा वो गतिशील अवस्था में होगा। अब जब भी कोई भी आवेश होता है वो स्थिर अवस्था के अंदर होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। जब भी आवेश होगा वो स्थिर अवस्था के अंदर होगा तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, एक तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक विद्युत विभव हुआ उसके बारे में डिस्कशन करना है, विद्युत विभव, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो ब्रांच होती है कि जब भी कोई भी आवेश होता है वो स्थिर अवस्था के अंदर होता है तो जब भी हम इसका अध्ययन करेंगे, इसकी जो स्टडी करेंगे, इसे बोला जाता है स्थिर विद्युतिकी। यानी कि स्थिर विद्युतिकी की डेफिनेशन पूछा जाए तो अपन कह सकते हैं कि यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था के अंदर है तो वो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव आदि के अपन अध्ययन करते हैं, इसको बोला जाता है स्थिर विद्युतिकी। एक होता है गतिशील अवस्था में आवेश। अब गतिशील अवस्था के अंदर जो आवेश होगा, अब गतिशील अवस्था भी दो टाइप से हो सकती है कि आवेश है वो या तो नियत वेग से गति कर रहा हो, नियत वेग या फिर चाल भी कह सकते हैं, नियत चाल से गति कर रहा हो, या फिर जो आवेश है वो परिवर्ती चाल से गति कर रहा हो, परिवर्ती चाल से। जब आवेश नियत चाल से गति करेगा तो इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, जब आवेश हो तो डेफिनेटली उसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, लेकिन जब वो नियत चाल से गति कर रहा है तो उसके साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से यदि कोई आवेश है वो परिवर्ती चाल से गति कर रहा हो, परिवर्ती चाल का मतलब होता है उसके अंदर त्वरण है, उसके अंदर त्वरण है। एक मिनट में इसको सही कर देता हूं यहां पे। ठीक है, परिवर्ती त्वरण है। ठीक है, मतलब परिवर्ती चाल है तो इसे अपन त्वरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। जब कोई भी आवेश है वो नियत चाल से गति मतलब परिवर्ती चाल से गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा ही होगा, और उसके साथ साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यदि आवेश के बारे में आपको पूछा जाए कि आवेश होता है वो स्थिर अवस्था के अंदर क्या होगा तो अपन कह सकते हैं कि वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि केवल पूछा जाए कि स्थिर अवस्था के अंदर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब वो नियत चाल से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, इसके अंदर अपन लिखेंगे विद्युत क्षेत्र भी होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। क्लियर है। और इसी प्रकार से परिवर्ती चाल से, परिवर्ती चाल का मतलब होता है उसकी वैल्यू है, चाल है वो बार बार बदल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर त्वरण है। और जब किसी भी आवेश के अंदर त्वरण होता है तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और इसके साथ साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करेगा। और कहीं ना कहीं अपन बात करें, जैसे पहले वाला चैप्टर है, दूसरा वाला चैप्टर है, और तीसरा जो चैप्टर मतलब पहला दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं स्थिर अवस्था से मतलब स्थिर अवस्था से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में जितने भी चैप्टर है यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो कहीं ना कहीं गतिशील अवस्था से, ये कि जब भी कोई भी आवेश होगा वो गतिशील अवस्था में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा वो सारी की सारी हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है। यानी कि आपको पूछा जाए कि आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, यदि आपको पूछा जाए कि आवेश की डेफिनेशन क्या होती है तो आवेश की डेफिनेशन यहां से अपन बना सकते हैं। देखिए आवेश की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है
कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इन क्षेत्रों का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है, या तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इनका अनुभव करता है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आगे वाला जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई ये जो आवेश होता है वो कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो आवेश होता है वो 2 टाइप का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है। एक तो होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अब बात आती है कि सर ये धनावेश कब होता है और ऋणावेश कब होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि धनावेश कब आएगा और ऋणावेश कब आएगा। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु पर धनावेश आता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वस्तु पर ऋणावेश आता है। यह आपने छोटी क्लासों के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है कि वस्तु पे धनावेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वस्तु पे ऋणावेश आएगा। कैसे, इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, एक परमाणु है सोडियम। ठीक है। अपन सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। क्लियर है? अब देखिए, जब मैं इसके परमाणु बनाऊंगा तो ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा हो गई, ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई और ये इसकी तीसरी कक्षा हो गई। ठीक है। अब देखिए, ये वाला नाभिक है। अब परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो 11 है वो प्रोटॉन है। ठीक है। क्योंकि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक जो डिसाइड किया जाता है वो प्रोटॉनों की संख्या से किया जाता है, और उसके अंदर यदि प्रोटॉनों की संख्या 11 है, इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक भी 11 है। अब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, तो और हमें यह भी पता है कि कोई भी परमाणु होगा वो प्रकृति के अंदर उदासीन अवस्था में पाया जाता है। उदासीन अवस्था का मतलब यह है कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, और एक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी, और इलेक्ट्रॉन पे बेटा क्या होता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो होता है ऋणावेश। ठीक है। अब कोई भी तत्व होगा या कोई भी परमाणु होगा वो प्रकृति के अंदर उदासीन अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आवेश उसके ऊपर 0 होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, और यहां पे प्रोटॉन कितना है बेटा, 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन होने का मतलब मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर जो आवेश है वो प्लस का 11 है। अरे एक प्रोटॉन पे मैं मान लेता हूं कि प्लस का 1 आवेश है, तो 11 प्रोटॉन पे कितना होगा, प्लस का 11 होगा। ठीक है ना। और इसी प्रकार से मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहां पे यह उदासीन अवस्था में होना चाहिए, और उदासीन अवस्था में तभी होगा जब जितनी मात्रा में धनावेश हो उतनी ही मात्रा में ऋणावेश भी होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर 11 होनी चाहिए। यानी कि एक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपने छोटी क्लासों के अंदर ये पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। 1 2, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे, 4 5 6 7 और 8, और एक आ जाएगा बाहर वाले, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे यदि मैं आवेश को -1 मान लेता हूं, 11 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, माइनस का 11। टोटल आवेश कितना हुआ बेटा, 0 हो गया, है ना। यानी कि ये जो सोडियम है वो क्या है, उदासीन अवस्था के अंदर है। अब बोला गया कि इसको धनावेशित करना है, तो धनावेशित कैसे करेंगे, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है ना। आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दो, ये जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे निकाल दिया। ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे निकाल दिया। ठीक है। ये वाला अपन इलेक्ट्रॉन यहां पे निकाल देते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से मैंने निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, 10 हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो चुके हैं, इसका मतलब यहां पे जो आवेश आएगा वो कितने का आएगा बेटा, 10 का आएगा। ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आए, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया -10। तो यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल आवेश कितना होगा बेटा, तो यहाँ पे आप बोलोगे टोटल जो आवेश होगा वो होगा कितना होगा, वो होगा +1 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारे पास में +1। देखो, अरे +11
माइनस का 10 कितना हुआ, प्लस का 1। यानी कि कहने का मतलब यह है, सिंपल सा मतलब है कि आपको यदि वस्तु को धनावेशित करना है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालते ही इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी, मतलब ऋणावेश घट जाएगा, और ऋणावेश घटने की वजह से वहां पे टोटल आवेश की बात करेंगे तो वो धनावेश आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको धनावेश के बारे में समझाया। अब आपको क्या करना है, ऋणावेशित करना है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, आपको ऋणावेशित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे इसको दे देता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देखो 11 है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। तो अब देखो प्रोटॉन तो कितने हैं, अभी भी प्रोटॉन कितने हैं, आपको पूछा जाए प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पे आवेश तो अभी भी कितना है, प्लस का 11 है, प्रोटॉन पे प्लस का 11 है। इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा अब की बार, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा देते ही माइनस का 12 हो जाएगा। यानी कि टोटल पूछा जाए आपको तो आप क्या बोलोगे, माइनस का 1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से वहां पे टोटल चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब भी होगी, अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। अब बात आती है, किसी के दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि सर मैं इसको, एक और भी तरीका है मेरे पास में, जैसे पहले जो धनावेशित करना है तो एक तरीका और भी ऐसा करता हूं कि इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाले, ऐसे करते हैं प्रोटॉन दे दे। ठीक है ना, प्रोटॉन देने से क्या होगा कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि धनावेश बढ़ेगा, तो भी तो नेट चार्ज धनावेशित आ सकता है। कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर ऋणावेशित एक और भी तरीका है मेरे पास में ऋणावेशित करने का। क्या है कि यदि ऐसा करे सर, उसके अंदर जो धनावेश है वो एक अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर से एक धनावेश निकाल दो, धनावेश की कमी हो जाएगी, यानी कि जैसे यहीं पे बात करें, यहाँ पे धनावेश हो जाएगा हमारे पास में, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन पे आवेश 10 का कर दिया, इसको 11 का ही रखो तो भी क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, अरे आप प्रोटॉन को किसी नाभिक के अंदर न तो दे सकते हो और न ही नाभिक के अंदर से आप प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी भी वस्तु को प्रोटॉन को दे करके या प्रोटॉन को लेकर के धनावेशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है। क्लियर है? तो यदि वस्तु को आपको आवेशित करना है तो हमारे पास में एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन या तो उसके अंदर से निकालने पड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन उसको बेटा देना पड़ेगा। क्लियर है? यही हमारे पास में सिंपल सा तरीका है। आगे जो हम बेटा बात करेंगे, वो बात करने वाले हैं, वो है कि विद्युत बल। अब बात करते हैं कि ये जो विद्युत बल क्या चीज है, इसके बारे में बात करेंगे। विद्युत बल का सिंपल सा मतलब है कि जब भी कोई भी दो आवेश होंगे, उन दो आवेशों के बीच में जो भी बल लगेगा उस बल को बोला जाता है विद्युत बल कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक प्लस आवेश मैंने यहाँ पे रख दिया और एक प्लस आवेश मैंने ये रख दिया, अरे देखो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इनको क्या है, एक दूसरे से नफरत है, अरे दोनों एक ही टाइप के है ना, ठीक है ना, इनकी बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, अच्छा सा इनके बीच में व्यवहार बन ही नहीं सकता ना। दोनों ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बेटा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ऐसा कैसे मैं करता हूं, एक माइनस आवेश ले लिया और दूसरा भी मैंने माइनस आवेश ले लिया, तो इनके बीच में भी कौन सा लगेगा, अरे ये दोनों एक टाइप के हैं, और दोनों जब एक टाइप के होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से यदि मैं दोनों जो आवेश है वो अलग अलग टाइप का ले लेता हूं, दोनों जैसे मैंने एक ले लिया प्लस का और एक ले लिया मैंने माइनस का, अरे भाई दोनों का नेचर अलग अलग है, एक प्लस का है एक माइनस का है। जैसे ये अपन मान सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, अरे अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि अपन कह सकते हैं आकर्षण होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आकर्षण होगा, यानी कि जब भी दो आवेशों के बीच में जो भी बल लगेगा उसे विद्युत बल बोलेंगे। विद्युत बल दो टाइप का होता है, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए आकर्षण बल, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होता है। विजातीय का मतलब दोनों की जात अलग अलग हो, जैसे एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसी प्रकार से
समान प्रकृति के आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, जैसे प्लस प्लस ले सकते हैं या फिर माइनस माइनस ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में बात करेंगे कि जो आवेश का मात्रक है वो कौन कौन से मात्रक है, इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। ऐसा यूनिट जो इसका होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, ये बेटा आता कहां से है? देखिए छोटी क्लासों में, जैसे मैं 10th की बात करूं, 10th के अंदर आपने बेटा एक टॉपिक पढ़ा होगा, विद्युत धारा वाला टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पे आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा। तो वहां पे विद्युत धारा का जो टॉपिक पढ़ा उसके अंदर विद्युत धारा की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। क्या डेफिनेशन होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा का बेटा जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वो होता है Q अपॉन में T, ये वाला फॉर्मूला होता है। क्लियर है? यहां से मैं Q इज इक्वल टू लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू लिखूंगा I इंटू T। ठीक है, ये I क्या होता है बेटा? विद्युत धारा, और ये T क्या होता है? समय। तो यहां से विद्युत धारा को अपन बात करें तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर के अंदर और समय को मापा जाता है सेकंड के अंदर, यानी कि यहां से मात्रक बन जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड बनेगा, जिसका सिंबल होता है वो AS करके लिखते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब एक कुलाम नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दो आवेशों के बीच में लगने वाले सर्वप्रथम बल का मान ज्ञात किया था, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में ऐसा किया गया कि इस मात्रक का नाम ही रख दिया गया, कुलाम रख दिया गया। यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कुलाम जिसका सिंबल होता है वो C होता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे अपन CGS यूनिट की बात करेंगे, और CGS यूनिट क्या होता है? इसका स्टेट कुलाम होता है। क्लियर है? स्टेट कुलाम ESU से भी लिखते हैं इसे। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युतिकी मात्रक। क्लियर है? या फिर इसका एक और भी नाम है फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके सम्मान में इसका CGS पद्धति के अंदर इसका नाम रख दिया गया, फ्रैंकलिन रख दिया गया। क्लियर है? अब बात करते हैं अन्य मात्रकों की। बात करें, बहुत सारे अन्य मात्रक भी है, जैसे फैराडे के अंदर भी आवेश को मापा जाता है, एब कुलाम के अंदर भी मापा जाता है। एब कुलाम क्या होता है? उसका विद्युत चुंबकीय मात्रक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स भी है, एब कुलाम भी है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और एम्पीयर इंटू घंटा के अंदर भी मापा जाता है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि 1 कुलाम के अंदर कितना स्टेट कुलाम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो 1 कुलाम के अंदर स्टेट कुलाम पूछा जाए तो वो होता है 3 इंटू 10 की पावर 9, 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कुलाम होता है। क्लियर है? एक और भी होता है, फैराडे भी होता है। आपको पूछा जाए फैराडे के अंदर कितना आवेश होता है, वैसे फैराडे के अंदर जो आवेश होता है ये आपके काम में आएगा केमिस्ट्री के अंदर, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे आप पढ़ोगे, फैराडे के नियम पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज काम में आती है। फैराडे कितना होता है? ठीक है, तो एक फैराडे पर जो आवेश होता है वो होता है 90, एक फैराडे में जो आवेश होगा वो 96,500। वैसे तो ये होता है 96,485 होता है, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेशन के लिए 96,500 करके लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत काम का। फैराडे ध्यान में रखना, कहीं फैराड नहीं लिख दो, फैराड होता है वो विद्युत धारिता का मात्रक है। ठीक है, आपको फैराडे ध्यान में रखना है। एक होता है एब कुलम, एब कुलम होता है उसके अंदर कितने कुलाम होते हैं, तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। और एब कुलाम के अंदर जो कुलाम होता है वो कितना होता है? 10 कुलाम होता है। 10 कुलाम मिलेगा तब जाकर के एक एब कुलाम बनेगा, जो कि एक विद्युत चुंबकीय मात्रक है। क्लियर है? अब बात आती है कि सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है, और सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो बेटा फ्रैंकलिन होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करेंगे आवेश कैसी राशि है। अब बात की जाती है सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब डेफिनेटली सीधी सी बात है कि आवेश को बताने के लिए मैं जैसे किसी वस्तु पे कह रहा हूं कि किसी वस्तु पे कितना आवेश है, तो आपको वहां पे ये बताना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सी दिशा में आवेश की बात कर रहे हैं। अरे आवेश एक अदिश राशि है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि अपन बोलेंगे आवेश एक अदिश राशि है। क्लियर है? अब बात करते हैं आवेश की विमा की, बात करते हैं कि आवेश की विमा क्या होगी। और ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है कि आवेश की विमा बहुत सिंपल चीज है ना, ये तो मतलब कोई भी बच्चा बता सकता है, क्योंकि ये 11th क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को पढ़ाया था, और आई होप सभी को भी आता होगा। ठीक है ना? बीमा कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, बीमा निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला आना जरूरी है, और आवेश का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इंटू T, ये फॉर्मूला होता है बेटा।
और हमें पता है कि ये विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, समय भी मूल भौतिक राशि है, और विद्युत धारा के लिए काम में लिया जाता है ए, चूंकि धारा एक बार आ रही है तो लिखेंगे A1। यहाँ पे T है यानी कि समय है, समय के लिए जो विमा काम में ली जाती है वो कैपिटल T काम में लेते हैं, चूंकि एक बार आ रहा है इसलिए लिखेंगे अपन T1 करके। यानी कि पूछा जाए कि इसका विमीय समीकरण क्या होगा तो आप बोलोगे बेटा A1 T1, यानी कि इसकी जो विमा होगी वो होगी A1 T1 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने एक नोट भी लिखा है कि किसी भी वस्तु को धनावेशित करने पर द्रव्यमान में, ये बेटा यहाँ पे है ना द्रव्यमान लिखा हुआ है, ये बेटा द्रव्यमान है, इसको सही कर देना, ये है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान में कमी होती है जबकि इसको लिख देना बेटा ऋण आवेशित, इसको बेटा लिख देना ऋण आवेशित करने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इस पॉइंट को अपन समझते हैं बेटा। देखिए जैसे मैं बात करूं कि मैंने बोला कि अभी इलेक्ट्रॉन यानी कि धनावेशित कर रहे हो आप, बेटा क्या कर रहे हो? धनावेशित कर रहे हो। अब धनावेशित करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा ना बॉडी के अंदर से। अरे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी वस्तु पर धनावेश आएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई द्रव्यमान भी तो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने पर द्रव्यमान भी साथ में निकलेगा, यानी कि द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी आएगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग में रिमेंबर रखोगे, द्रव्यमान में कमी आती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन ऋणावेशित करते हैं, बेटा क्या करते हैं? ऋणावेशित करते हैं। तो ऋणावेशित करने पर देखो, ऋणावेशित करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन देंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उस बॉडी पर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। क्लियर है? ठीक है। अब आगे वाला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे,